हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। ये हमारा लेक्चर नंबर 6। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 और आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, तो ये छोटा सा लेक्चर होने वाला है, तो इसके लिए बेसिकली स्लाइड नहीं बनाया, बट क्या करना कि जैसे जैसे मैं शो करूंगा पीडीएफ को, ठीक है, इमेज को शो करूंगा, वैसे वैसे इमेज आप लोग को डायरेक्ट शो होगा। ठीक है, चलो, तो उस वैसे वैसे आप लोग को लिखना पड़ेगा सीक्वेंस। ठीक है, सबसे पहला सीक्वेंस है, यहाँ से स्टार्ट करो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और ये पहला पॉइंट लो। जो ह्यूमन बींग्स होता है उसके पास एबिलिटी होता है, वो मेंटेन कर सकता है, ठीक है, अपने रिस्पायरेटरी रिदम को मेंटेन कर सकता है। हमारा जिस तरह से बॉडी जिस तरह से हमारा डिमांड करेगा ऑक्सीजन या फिर CO2, उस तरह से हमारा जो न्यूरल सिस्टम इस तरह से अरेंज है, वो मोडरेट कर सकता है, ठीक है, मेंटेन कर सकता है, ठीक है, रिस्पायरेटरी रिदम को। इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेडुला होता है उसमें एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं ब्रेन, सॉरी, स्पेशलाइज्ड सेंटर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और वो प्राइमरी रिलेटेड होता है रेगुलेशन। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कभी पूछ सकता है, ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड सेंटर किसमें प्रेजेंट होता है? मेडुला रीजन में, ब्रेन के मेडुला रीजन में प्रेजेंट, और वो प्राइमरी किससे रिलेटेड होता है? रेगुलेशन में, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो, अब देखते हैं कि मेडुला में कैसे क्या होता है। ठीक है, देखो ये जो डायग्राम है, आई थिंक आप लोग को क्लियर विजुअल हो रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये विजुअल है आप लोगों को। देखिए, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, अब कुछ चीज मैं यहीं पे लिख दूंगा। ठीक है, सबसे पहला जो मेन जो सेंटर होता है, उसको बोलते हैं, एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है किसमें? मेडुला में जो सेंटर प्रेजेंट होता है, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं मेडुला। और जो मेडुला होता है, देखो, ये जो मेडुला होता है, ये प्राइमरी रेगुलेशन करता है, प्राइमरी रेगुलेशन करता है। ठीक है, इसका प्राइमरी रेगुलेशन होता है। और जो इसका मेडुला का जो काम होता है, ये वॉलेंट्री कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री कंट्रोल मतलब हमारे विल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये क्या करता है? वॉलेंट्री कंट्रोल करता है। ठीक है, वॉलेंट्री कंट्रोल मतलब या तो एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, मतलब ये किससे रिलेटेड होगा? मसल्स से रिलेटेड होगा, ठीक है, स्केलेटल मसल से रिलेटेड होगा। और हम लोग ने स्केलेटल मसल्स पढ़े हैं, कौन कौन सा स्केलेटल मसल पढ़े हैं? डायफ्राम, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, कुछ एब्डोमिनल मसल, और इंटरनल इंटर। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? चलो, तो देखो, तो पहला हमारा जो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेडुला के बारे में। तो मेडुला में कौन कौन सा सेंटर प्रेजेंट है? ठीक है, सबसे पहला बात करते हैं कि एक चीज प्रेजेंट होता है, एरिया डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। ये जो सेंटर होता है, यहाँ पर में डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? डोर्सल रूट, ये इंस्पायरेटरी एरिया होता है। क्या होता है? इंस्पायरेटरी इंस्पायरेटरी एरिया होता है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेना साफ। ये इंस्पायरेटरी एरिया होता है, और ये क्या होता है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पर, ये जो प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी। ठीक है, एक्सपायरेटरी एरिया, एक्सपायरेटरी एरिया। और यही क्या, दोनों क्या बनाता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। दोनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, अब देखो इसका क्या क्या कंट्रोल होता है, मुझे बताओ। इंस्पायरेटरी इंस्पायरेटरी एरिया होता है, वो इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। अब जो इंस्पिरेशन है, याद करो कि इंस्पिरेशन किसके कारण होता है? या तो डायफ्राम के कारण, या तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के कारण। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल फोर्सफुल इंस्पिरेशन को कराता था, ठीक है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन को कराता था, और एक्सपिरेशन को कराता था। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पर जो वेंट डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन किसको सप्लाई करता है? जो, सॉरी, डॉर्सल रेस्पिरेटरी, सॉरी। और यहाँ पर जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो होता है न्यूरॉन्स का, वो सप्लाई करता है एक्सटर्नल। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, तो ये देख लो, इस तरह से होता है। हाँ,
आई बात समझ में? अब एक चीज और है, दूसरा क्या है कि एब्डोमिनल मसल कौन सप्लाई करता है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप डायफ्राम को भी भेजता है, क्योंकि एक्सपायरेटरी एक्सपायरेशन में क्या होता है, डायफ्राम एक्सपायरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और एब्डोमिनल मसल्स को भी हेल्प करता है, और एक्सटर्नल। ठीक है, ये चीज ज्यादा क्लियर कब होगा, जब मैं ये स्लाइड दिखाऊंगा। ये देखो, इसको देखो, ये यहाँ पर मैं देखो कि डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, देखो नॉर्मल रेस्पिरेशन का, नॉर्मल इंस्पिरेशन कराता है, ठीक है, लेकिन वेंट्रल रूट ऑफ गैंग्लियन जो होता है वो फोर्सफुल इंस्पिरेशन कराता है, ठीक है, और फोर्सफुल एक्सपिरेशन कराता है, किसको कंट्रोल करके? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, है ये किसको कंट्रोल करता है? आई आई इंटरनल इंटरकॉस्टल, ठीक है। अब इसका दो केस, चार केस है, देखो। नॉर्मल इंस्पिरेशन बोले तो डोर्सल रूट गैंग्लियन, नॉर्मल एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन अगर बोले तो वेंट्रल रूट गैंग्लियन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन बोले तो वेंट्रल रूट, सॉरी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। सॉरी, अगर डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन बोल दिया तो फिर से सॉरी, थोड़ा सा हो जा रहा बोलने में। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। न्यूमोटैक्टिक सेंटर, न्यूमोटैक्टिक सेंटर, अब देखो, अब न्यूरोटैक्टिक सेंटर, ठीक है, समझते हैं न्यूरोटैक्टिक सेंटर, न्यूमोटैक्टिक सेंटर, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? पॉन्स में प्रेजेंट होता है। न्यूमोटैक्टिक सेंटर क्या होता है? पॉन्स में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? ठीक है, विजुअल होगा आप लोगों को। और ये क्या करता है? ये रिड्यूस कर देता है रेस्पिरे इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को, इंस्पिरेशन को ड्यूरेशन को ये रिड्यूस कर देता है। ये क्या करता है? रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ, use the duration of inspiration, use the duration of inspiration। दूसरा क्या करता है ये, कि ये मतलब क्या करता है, ड्यूरेशन को रिड्यूस करता है, मतलब ये इसका फंक्शन क्या होता है? स्विच ऑफ इंस्पिरेशन, स्विच ऑफ इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन को स्विच करता है, ऑफ कर देता है, ठीक है। मतलब क्या करता है, ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को अल्टर कर सकता है, ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं कि इस तरह से ये क्या करता है कि मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, फंक्शन के मॉडरेट करता है, ठीक है। मतलब इंस्पिरेशन को ये रिड्यूस कर सकता है। कहाँ रिड्यूस करेगा इंस्पिरेशन को? किससे एक्ट करके? ये रेस्पिरेटरी, कौन सा डोर्सल, डीआरजी पे एक्ट करेगा, इंस्पायरेटरी एरिया पे, और इसको मॉडरेट करता है, आरसीसी को, आरआरसी को मॉडरेट करता है। कौन मॉडरेट करता है? ये हमारे पास पॉन्स, ठीक है, सॉरी न्यूमोटाक्सिक सेंटर, समझ में आ गई? अब जो हमारा एक और एरिया बच रहा है जिसको बोलते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया, ठीक है, ये कीमो सेंसिटिव एरिया है, इसके बारे में देखो क्या। ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया है, ये जो हमारा जो लास्ट रोल है, इसमें दो तरह का सेंटर प्रेजेंट है, एक पेरिफेरल सेंटर, ठीक है। ये पेरिफेरल जो सेंट्रल होता है, सेंट्रल रीजन होता है, एक पेरिफेरल रीजन होता है। जो सेंट्रल रीजन होता है, ये डिटेक्ट करता है, ये क्या डिटेक्ट करता है? H+ एंड CO2 इन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये कीमो रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है? H+ और CO2 इन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। लेकिन ये पेरिफेरल रीजन है, ये जो पेरिफेरल क्या करता है, देखो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो मैं बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिटेक्ट करता है CO2 एंड H+ आयन इन ब्लड। दोनों में अलग डिफरेंस, दोनों डिफरेंस। ये ब्लड में डिटेक्ट करता है, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में डिटेक्ट करता है, सेंट्रल वाला, ठीक है, जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होता है, और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर ब्लड में। तो हम लोग यहाँ पर ब्लड से रिलेटेड बात करेंगे, और यहाँ ये मेडुला से रिलेटेड बात, ठीक है। तो मेडुला में H+ और CO2+ डिटेक्ट करने वाला कौन होता है? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। और ब्लड में डिटेक्ट करने वाला कौन होता है? पेरिफेरल कीमो। अगर एओर्टिक बॉडी में, ये एओर्टिक बॉडी में और ये कैरोटिड लेब्रियंथ में, ठीक है, कैरोटिड लेब्रियंथ दो जगह होता है। यहाँ पर में अगर देखा जाता है कि हाईली, ये सब हाईली सेंसिटिव होता है, H+, हाईली सेंसिटिव टू CO2, ठीक है। देखो, कीमो रिसेप्टर जो एसोसिएट होता है एओर्टिक बॉडी से, कैरोटिड लेब्रियंथ से, ठीक है, और सेंट्रल कीमोसिंथेटिक एरिया जैसे मेडुला,
ठीक है, इस सब से ये कीमोरिसेप्टर एसोसिएट होता है। ठीक है, और ये हाईली सेंसिटिव होता है, ये सब जितना भी रीजन है ये सब हाईली सेंसिटिव होता है H प्लस और CO2 के साथ। प्लस और CO2 का हाईली सेंसिटिव होता है। अगर ये सब्सटेंस इंक्रीज होता है, अगर ये इस समय से कुछ भी अगर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, अगर ये सब्सटेंस H प्लस और CO2 क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये क्या करता है, आपस में एक इस तरह का नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर में, ताकि इस सबको एलिमिनेट किया जाए। ठीक है, तो CO2 और H प्लस का इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये अगर मान लो CO2 और H प्लस इंक्रीज करेगा तो H प्लस इंक्रीज होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो वो वाला पूरा डिसोसिएशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर सारा उसी तरह से अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो वही इसको रिलेट करके चलो कि सेंसिटिव टू CO2 और H प्लस के तो ये डिटेक्ट करता है, जिसके कारण मेंटेन कर सकता है H प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर में ऑक्सीजन का जो रोल होता है, यहाँ पर में रेस्पिरेटरी रिदम में इनसिग्निफिकेंट, मोस्टली किसका सिग्निफिकेंट होता है, CO2 का। रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी रिदम का जो रेगुलेशन होता है उसमें CO2 का और H प्लस का रोल होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है कि रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, चलो एक पॉइंट बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क। हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क क्या बोलते हैं, हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क। देखो क्या होता है कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, उसका जो वॉल है और एट्रिया का वॉल है, तो क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रेस। ये नॉर्मली इनएक्टिव होता है, लेकिन ये एक्टिव कब होता है, जब मैक्सिमम ऑफ एयर उसमें फिल होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जब मैक्सिमम हेयर एयर प्रेजेंट फिल होना स्टार्ट हो जाता है, तो हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क यहाँ पर में एक्टिव हो जाएगा। वो सिग्नल सेंड करेगा किसको, इंस्पायरेटरी सेंटर को, कि इंस्पिरेशन को स्विच करो। जैसे तुम सांस ले रहे हो, अब क्या हो रहा है, एल्वियोलाई पूरा तरह से फुल हो चुका है, अब ये सिग्नल भेजेगा इंस्पायरेटरी सेंटर को सिग्नल भेजेगा, और वहां पर में स्विच ऑफ द इंस्पिरेशन। स्विच ऑफ द इंस्पिरेशन कौन करता है, यहाँ पर बताया था, स्विच ऑफ द इंस्पिरेशन कौन करेगा, न्यूमोटैक्टिक सेंटर। और यहाँ पर में क्या करेगा, एल्वियोलाई को ओवर स्ट्रेच होने से या फिर ब्रस्ट होने से बचाएगा। तुम सांस लेते हो तो एक नॉर्मल तक की सांस ले पाते हो ना, एक्स्ट्रा तो सांस नहीं ले पाते ज्यादा से ज्यादा। तो उस केस में ज्यादा ओवर स्ट्रेचिंग को यही हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स बचाता है। ठीक है, तो ये चीज इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। तो ये एक तरह का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। ठीक है, जब नॉर्मल मैकेनिज्म स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है, और टाइमली वर्क नहीं करता। सही बात समझ में। चलो अब हम लोग जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ब्रोंकाइटिस के बारे में। ठीक है, ब्रोंकाइटिस के बारे में बात कर लेते हैं। ये ब्रोंकाई का डिसऑर्डर है। ठीक है, का डिसऑर्डर है कैसे, ये विजुअल है। ठीक है, ये ब्रोंकाइटिस जो होता है, ब्रोंकाई का डिसऑर्डर है जो कि रेगुलर स्वेलिंग और इचिंग ऑफ ब्रोंकाई होगा, जो कि रेगुलर कफिंग यहाँ पर में देखने को मिलता है। मतलब इसका जो मेन कैरेक्टर क्या है कि रेगुलर कफिंग अगर होता है तो समझ लो कि ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, और रेगुलर स्वेलिंग और इचिंग ऑफ ब्रोंकाई यहाँ पर में होता है। ठीक है, मतलब ये ब्रोंकाई का डिसऑर्डर है जिसमें स्वेलिंग, ब्रोंकाई का स्वेलिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह से ये नॉर्मल ब्रोंकाई है। ठीक है, नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब है, और यहाँ पर में अगर स्वेलिंग हो जाता है तो देखो ये इनफ्लैटेंड ब्रोंकियल ट्यूब है, ये मोटा हो गया है। ठीक है, मतलब ये स्वेलिंग हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और ये किससे करेक्टराइज होता है, रेगुलर क्रॉपिंग। ऐसे क्वेश्चन नहीं आया चाहता बस आप, है ना। नेक्स्ट डिसऑर्डर है अस्थमा। ठीक है, अस्थमा, देखो अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन है। ठीक है, अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, पेशेंट को डिफिकल्टी होता है सांस लेने में, और विजिंग होता है, विजिंग ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में भी यहाँ पर फिर से इन्फ्लामेशन हो दिख जाता है इस तरह से। ठीक है, देखो इस तरह से जो नॉर्मल जो इसका जो थिकनेस है वो देखो, और जो इन्फ्लामेशन होने के बाद जो थिकनेस होता है ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। थिकनेस जो होता है यहाँ पर इंक्रीज होता है, मतलब
ब्रोंकियल मसल स्पाज्म ऑफ ब्रोंकियल मसल हो जाता है, swollen हो जाता है, ब्रोंकियल मसल जो क्या होता है swollen हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है, इसका जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस तरह से लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर विजिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, विजिंग होता है साउंड में। ठीक है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि क्या है, अस्थमा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं तो डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर में नेक्स्ट अगर बात करते हैं ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें कि एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाता है, ये जो एल्वियोलाई का जो वॉल है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। देखो यहाँ पर मैं देखो कि यहाँ सेप्टा प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो सेप्टा है ये प्रेजेंट है, सेप्टल वॉल प्रेजेंट है। बट अब धीरे धीरे डैमेज अब होने लगता है कि सेप्टल वॉल का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है सरफेस, ये देखो ये जो सेप्टल वॉल है धीरे धीरे यहाँ पर हट जाता है। ठीक है, जिसके कारण इस तरह से हो जाता है, इस तरह से देखने को मिलता है। तो पहले इस तरह से था, अब ये इस तरह से हो गया। ठीक है, सेप्टल वॉल क्या हो जाता है, यहाँ पर में इलास्टिसिटी, जो सेप्टल वॉल का जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज होने लगता है। तो मतलब क्या बोलते हैं कि जो एल्वियोलाई का वॉल है, ये जो एल्वियोलाई का वॉल है वो डैमेज होता है। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी जो सरफेस है वो भी यहाँ पर में डिक्रीज हो जाता है और नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मेजर इसका जो कॉज है वो सिगारेट सिगरेट स्मोकिंग के कारण ये होता है। ठीक है, जो मेजर कॉज है ये सिगरेट स्मोकिंग के कारण ही होता है। ये एक तरह का क्रॉनिक डिसऑर्डर। ठीक है, क्या क्या याद रखो कि एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, मेजर कॉज क्या है, सिगरेट। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या पढ़ना है, कुछ इंडस्ट्री में जो कि ग्राइंडिंग इंडस्ट्री हो गया, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री हो गया, इसमें बहुत सारा जो डस्ट है वो मतलब टोटली वो डस्ट जो होता है फुल्ली कोप हो जाता है इस सिचुएशन में। मतलब कि देखो क्या होता है कि ग्राइंडिंग जो ग्राइंडिंग मशीन में है वो डस्ट के कारण जो पर्सन है वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते वहां पर। ठीक है, अगर ज्यादा देर इसका एक्सपोजर अगर देखने को मिलता है तो इन्फ्लामेशन हो सकता है, मतलब फाइब्रोसिस हो सकता है, पॉलीफ्रेशन हो सकता है। ठीक है, मतलब फाइब्रस टिश्यू में क्या होगा, प्लोरीफ्रेशन होगा। ठीक है, जिसके कारण लंग्स डैमेज हो सकता है। ठीक है, लंग्स डैमेज हो सकता है। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें सबको मास्क यूज करना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सिलिकॉसिस। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एस्बेस्टोसिस। ठीक है, आई बात समझ में, एस्बेस्टोसिस, सिलिकॉसिस मेन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर मैं देखो कि जो लंग्स का जो टिश्यू है इसके बीच क्या हो जाता है, सिलिका पार्टिकल्स इस तरह से प्रेजेंट हो जाते हैं, और जो सिलिका पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है जिसके कारण क्या होता है, एस्बेस्टोस फाइबर्स प्रेजेंट। ठीक है, चलो राइनाइटिस क्या होगा, नेजल ट्रैक्ट से इन्फ्लामेशन होता है राइनाइटिस। चलिए, तो ये था हमारा जो पूरा डिस्कशन। एक और चीज है, माउंटेन सिकनेस के बारे में लिख लो, माउंटेन सिकनेस। ठीक है, देखो माउंटेन सिकनेस के बारे में बात करें कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिग्री जो होता है, जब हम लोग डिग्री जो होता है वेन वी आर गोइंग टू हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ जो होता है वो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है। इसका सिम्टम्स क्या होता है, सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, पहला जो सिम्टम्स है होता है हेडेक, हेडेक। दूसरा सिम्टम्स है नौजिया। ठीक है, तीसरा सिम्टम्स है अगर वोमिटिंग भी यहाँ पर में देखने को मिलता है। ठीक है, और ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। ठीक है, और डीफनेस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं होता, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ इसमें एक प्रोसेस देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं एक्लेमाटाइजेशन। ठीक है, एक्लेमेटेशन में क्या होता है कि नॉर्मल जो एडजस्टमेंट होता है एक तरह का। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या करता है कि आरबीसी का जो काउंट है यहाँ पर में इंक्रीज हो जाता है, टू ताकि जो पार्शियल प्रेशर है उसको मेकअप कर सके। ठीक है, जो डिक्रीज पार्शियल प्रेशर है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसको मेकअप कर सके। ठीक है,
टू मेकअप द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को मेकअप कर, इतना पॉइंट याद रखो माउंटेन सिकनेस के बारे में, जिसको एल्टीट्यूड सिकनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह का एडजस्टमेंट करता है, ज्यादा 3 मंथ आफ्टर 3 मंथ एक तरह का हमारा जो बॉडी है वो एक तरह का एडजस्ट हो जाता है, ताकि आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, ताकि ये पार्शियल प्रेशर को मेकअप करे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा लेक्चर, है ना। चलिए, तो ये हमारा लेक्चर समाप्त होता है। जो हमारा जो लास्ट लेक्चर था ये था डिसऑर्डर के बारे में और रेगुलेशन के बारे में। ठीक है, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमारा समाप्त होता है। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ, और दूसरा चैप्टर हम लोग कोई और दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का। बाकी अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो ये सीरीज है उसको पूरा देखना। ठीक है, और डिटेल नोट्स है, डिटेल नोट्स शेयर कर रहा हूँ आपको, वो सब सारा चीज इस तरह से बना लेना, और जो ट्रिक है वो भी मैं बता रहा हूँ इस सीरीज में। ठीक है, से आपका मार्क्स इंप्रूव हो सके। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे।